नमस्कार, मैं अजय कुमार। गजा में लगातार बमबारी करते हुए इजराइल को 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। मैं जब आपके सामने यह बात रख रहा हूं, उस समय भी न जाने कितने लोग इजराइल की बमबारी से गजा में मर गए होंगे और न जाने कितने घायल हो गए होंगे। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक गजा में इजराइल की नरसंहारी कार्रवाई की वजह से तकरीबन 10,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको जानकर अचरज होगा कि महज 30 दिनों में गजा में जितने लोगों की मौत हुई है, उतने लोगों की मौत रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पिछले 20 महीने में नहीं हुई। गजा में मरे 10,500 लोगों में से 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं और 2,000 से ज्यादा औरतें शामिल हैं। हर 10 मिनट पर करीब एक बच्चे की मौत होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गजा में चल रहे नरसंहार को हजारों बच्चों के लिए कब्रिस्तान और बाकी सभी के लिए एक जिंदा नरक कहा है। दुनिया के एक छोटे से कोने में यह सब तब हो रहा है जब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जब दुनिया का हर एक राष्ट्र खुद को मानवता का पक्षधर बताता है। वैसे समय में दुनिया की सामूहिक चेतना और उसकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह इकट्ठी होकर इतनी बड़ी आवाज नहीं बन पा रही है कि इजराइल की गजा में चल रही नरसंहार की कार्रवाई को रोक पाए। तो चलिए इस वीडियो में यह जानते हैं कि पिछले 30 दिन से ज्यादा के वक्त में इजराइल हमास की लड़ाई में गजा में क्या कुछ हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। बहुत ही क्रूर हमला था। हमास के हमले में लगभग 1400 इजरायली मारे गए थे। हमास के चरमपंथी 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इन्हें अब तक नहीं छोड़ा गया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल में ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। अब तक इजराइल की तरफ से मरने वालों की संख्या 1405 बताई जा रही है। इस हमले के जवाब में इजराइल ने जवाबी हमला किया। 7 अक्टूबर से इजराइल ने लगातार गजा पर बमबारी की है। 25 अक्टूबर के बाद गजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गजा पट्टी केवल 35 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी जमीन है। समझिए दिल्ली के शहर की 1/3। इस जमीन पर करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें 50% आबादी 18 साल से कम उम्र की है। इस छोटे से इलाके पर इजराइल पिछले 30 दिनों से ज्यादा वक्त से नरसंहार की कार्रवाई में लगा हुआ है। जरा सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी तबाही वहां पर हुई होगी। 7 अक्टूबर की इजरायलियों पर की गई हमास की हिंसा को दहशतगर्दी का क्रूरतम रूप कहा गया। बिल्कुल सही कहा गया। यही कहा जाना चाहिए था। दुनिया की सरकारों ने एक मत होकर कहा कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगी। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। यही होना भी चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में आतंकवाद की जड़ों को समझकर जड़ों को खत्म करने का काम करना चाहिए था। समझना चाहिए था कि साम्राज्यवादी बंदूक के दम पर फिलिस्तीन की छाती पर इजराइल बसा दिया गया। फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से हटा दिया गया। जिस जमीन पर वह सदियों से रहते आ रहे थे, उस जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया। फिलिस्तीनियों को अपने ही जमीन पर किराएदार बना दिया गया। अगर बात आपको अब भी नहीं समझ में आ रही है तो इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि जापान और तिब्बत की विदेशी आकर के बोध गया में बसने लगे। यह दावा ठोकने लगे कि बोध गया हमारा पवित्र स्थल है और हिंदुओं को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर के वैश्विक ताकतों ने मिलकर के भारत में बोध गया में विदेशियों को बसाने के लिए खुली छूट दे दी हो तो भारतीयों को कैसा लगेगा? कैसी राजनीति वहां पर पनपेगी? क्या हिंसक राजनीति वहां पर पनपेगी? इस तरह की कल्पना से अगर आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद में आतंकवाद की जड़ें कहां पर जन्म लेती हैं। दुनिया भर में वैश्विक ताकतों को मिलकर इसे खत्म करने का किस तरह का काम करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आतंकवाद की प्रतिक्रिया के नाम पर इजराइल जो पिछले 30 दिनों से ज्यादा वक्त से कर रहा है वह नरसंहार है। इस नरसंहार पर दुनिया के लोग सड़कों पर हैं। इजराइल के लोग की तरफ से भी इजरायली सरकार का विरोध किया जा रहा है। युद्ध विराम के लेख लिखे जा रहे हैं। उन यहूदियों में से भी जो कुछ लोग जिनके माता पिता या दादा दादी में से किसी को जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया था, वह भी कह रहे हैं कि इजरायली सरकार गलत कर रही है। हर एक फिलिस्तीनी में आतंकवाद का चेहरा देखना बिल्कुल गलत है। हमास की हिंसा नाजायज थी। इस हिंसा की कड़ी आलोचना करना ही हिंसा के खिलाफ कठोर प्रतिक्रिया है। मगर प्रतिक्रिया तब झूठी हो जाती है जब हमास की हिंसा तो दिखती है मगर पिछले 50 सालों से इजराइल की फिलिस्तीनियों पर की गई हिंसा नहीं दिखती है। फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल ने पिछले 50 साल से जो किया है वह सही मायनों में आतंकवाद की श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तक को पता है कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल सहित दुनिया की मजबूत ताकतों ने पिछले 50 साल से कितना बड़ा अन्याय किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संगठन के एक सीनियर अधिकारी क्रेग मुखबिर ने अभी हाल ही में इस बात को लेकर इस्तीफा दिया है कि फिलिस्तीन के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है उस व्यवहार के आधार पर देखा जाए तो कई अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिछले कई दशकों से उल्लंघन होते आ रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को कड़ा कदम उठाना चाहिए था।
मगर संयुक्त राष्ट्र संघ ताकतवर देश के दबाव में ऐसा करने से कतराता रहा। कहने का मतलब यह है कि हमास की क्रूरता को आतंक कहना जायज है, मगर हमास पर हमला करने के बहाने गजा में रहने वाले लाखों लोगों पर हमला करना कहीं से भी जायज नहीं है। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का 7 अक्टूबर की हमास के हमले के बाद यह बयान कहीं से भी जायज नहीं है कि गजा में कोई भी निर्दोष नहीं रहता है। फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था पर यानी गाजा और वेस्ट बैंक पर बुरी तरीके से इजराइल का कब्जा रहा है। गजा की अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी तार हैं, मतलब खाने पीने के सामान से लेकर रोजगार और बिजली से लेकर दवाई तक, सबके लिए गजा की निर्भरता इजराइल पर रही है। इस निर्भरता के चलते इजराइल ने फिलिस्तीन में शामिल गजा और वेस्ट बैंक का इतना शोषण किया है कि उनके विकास की धारा ही बंद हो चुकी है। एक उदाहरण से समझिए कि फिलिस्तीन के ज्यादातर मजदूर इजराइल में काम करने जाते थे और उन्हें एक ही काम के लिए इजराइल में काम करने वाले फिलिस्तीनी मजदूरों को इजराइल के मजदूरों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था। इतनी कमजोर स्थिति वाले गजा पर अक्टूबर 7 के बाद इजराइल की बमबारी की जा रही है और साथ ही साथ दवा, खाना, ईंधन, बिजली सबकी सप्लाई भी बंद की जा चुकी है। मतलब हमास के खत्म करने के बहाने इजराइल की दोहली तलवार फिलिस्तीन पर चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले गजा में हर रोज जीवन जीने के लिए जरूरी सामान लेकर 500 ट्रक जाती थी, मगर पिछले 30 दिनों में महज 400 ट्रक गई हैं। अब आप ही सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी बहुत ज्यादा जोखिम उठा करके मिस्र के रास्ते होते हुए गजा में मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं, मगर उनके वाहनों और कर्मचारियों को भी इजराइल के युद्ध विमानों ने तबाह किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक अक्टूबर 7 के बाद इजरायली हमले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करने वाली संस्थाओं के तकरीबन 89 लोगों की मौत हो चुकी है। यह अब तक किसी भी संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करने वाली संस्थाओं की तरफ से मारे जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि किसी भी तरह से युद्ध विराम नहीं होगा। बहुत ही जल्द उनकी सेना पूरी गजा पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपील की है कि उन्हें गजा में जाकर मदद करने दिया जाए और इजरायली प्रधानमंत्री ने भी इस अपील को भी खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वह बिजली, पानी, दवाई, खाने पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाने वाले। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी स्थिति में गजा में कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। वहां से आ रही रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दिनों में गजा में चल रही बमबारी से बचे लोग भूख और प्यास की वजह से अभिशप्त होंगे मरने के लिए। गजा में रहने वाले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूलों में जमा होते हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा और कम से कम अस्पतालों पर तो हमला नहीं करेगा, मगर यहां भी इजराइल ने ढेर बमबारी की है। अब तक 193 मेडिकल स्टाफ मारे जा चुके हैं और 57 एम्बुलेंस बर्बाद हो चुके हैं। गजा में 35 में से 18 अस्पतालों की सेवा बंद हो चुकी है और 72 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में से 52 का ऑपरेशन बंद हो चुका है। इजरायली आर्मी के मुताबिक पहले 6 दिनों की बमबारी में गजा में हर घंटे 42 बम गिराए गए। हर घंटे 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6 बच्चे शामिल थे। हर घंटे 25 लोग घायल हुए और हर घंटे 12 बिल्डिंग बर्बाद हुई। 3 नवंबर तक का आंकड़ा बताता है कि अब तक इजरायली हमले में तकरीबन 36 पत्रकारों की मौत हो चुकी है, जिसमें 31 पत्रकार केवल फिलिस्तीन के हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल की तकरीबन 20 लाख लोगों में से 70% लोग अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं। जब इजराइल ने हमास की प्रतिक्रिया में हमला शुरू किया तो इजराइल ने कहा कि उत्तरी गजा में रहने वाले लोग दक्षिणी गजा की तरफ चले जाएं। जो नहीं जाएगा उसे आतंकवादियों का सहयोगी घोषित किया जाएगा। इजराइल के मुताबिक हमास की मौजूदगी उत्तरी गजा में है, वह वहीं पर हमला करना चाह रहा है, इसीलिए लोगों को वहां से हटने की बात कह रहा है, मगर इसके बावजूद भी ज्यादातर आम लोग ही मारे गए हैं। एक लिहाज से कहा जाए तो एक आतंकी को मारने के लिए तकरीबन हजारों फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। जहां तक दक्षिणी गजा की बात है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूलों व शरणस्थली में तकरीबन लाखों फिलिस्तीनी रह रहे हैं। एक टॉयलेट को करीब 600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को शेयर करना पड़ रहा है। इजराइल की जमीनी लड़ाई उत्तरी गजा में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र गजा सिटी की तरफ बढ़ चली है। इजराइल के मुताबिक हमास के ठिकाने यहीं पर हैं। जानकारों का कहना है कि यहाँ पर लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। उधर इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके सारे विकल्प खुले हुए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में उसने इजराइल पर रॉकेट भी दागे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो स्थिति भयंकर संकट की तरफ और ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि पहले से ही कई सारे ऐसे सबूत उपलब्ध हैं जो यह बताते हैं कि इजराइल की तरफ से युद्ध अपराध किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस मानवीय संकट पर युद्ध विराम लगना चाहिए। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध के दौरान मानवीय राहत सामग्री को रोकना अपराध है।
बच्चों पर हमला करना अपराध है, मगर यह सब हो रहा है और दुनिया इसे खुलेआम देख रही है। जहां तक दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया की बात है, तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो नैतिक तौर पर सही दिख रहा हो। सबकी बातों में एक तरह की बेईमानी नजर आती है। प्रताप भानु मेहता इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है और करता आ रहा है, मगर उसकी बातों से ऐसा कहीं भी नहीं झलकता कि वह इस विषय पर सोचता भी हो कि आखिरकार ऐसे कैसी स्थिति बन गई, इतनी स्थिति खराब कैसे हो गई। वह आत्मसंधान करने के लिए तैयार नहीं है, आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। उसके कदमों से किसी तरह का राजनीतिक समाधान होते हुए नहीं दिखता है। ईरान ने हमेशा हिंसा का एक बुनियादी ढांचा बनाए रखा है जो उसके राजनीतिक मकसदों को पूरा करता है, लेकिन फिलिस्तीन से लेकर लेबनान तक वह समाज भी नष्ट हुए हैं जिनमें वह बनाए गए हैं। अरब शासन ने एक बहाने के रूप में फिलिस्तीनी मुद्दे का पोषण किया, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई चिंता नहीं की। यूरोप अपनी महानता की धारणा में फंसा हुआ है। रूस ने इस क्षेत्र में बेरहमी से हिंसा भड़काई है, जिसमें सीरिया में क्रूरता भी शामिल है। तुर्की अपने नए ऑटोमन कल्पनाओं के लिए फिलिस्तीन का उपयोग करने में अधिक रुचि रखता है। जहां तक दुनिया के बाकी हिस्सों की बात है, तो यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा से कम मानवीय रुख अपनाते हुए युद्ध विराम की मांग की गई है। जहां तक दुनिया के बाकी हिस्सों की बात है, तो यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से तो कम से कम मानवीय रुख अपनाते हुए युद्ध विराम की मांग की गई है, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति बिना दांत के संगठन की तरह हो गई है और किसी भी देश के पास गजा में जारी नरसंहार को रोकने के लिए किसी तरह की कार्य योजना नहीं है। भारत की तो पूछिए ही मत। भारत खुद को विश्व गुरु कहता है, मगर जो युद्ध विराम के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई, उससे खुद को अलग कर जो उसने किया, वह विश्व गुरु क्या भारत के गौरवशाली विरासत के मुताबिक भी नहीं बैठता है। इजराइल के पूर्व रक्षा सलाहकार डेनियल लेवी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया। अपने इंटरव्यू में बड़े ही मार्के की बात कही है जो आपको सुनना चाहिए। इस इंटरव्यू में कहा कि हमास के हमले की निंदा करने से पहले हम यह सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिरकार हम सब इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। हम यह सवाल पूछने को मजबूर ही क्यों हुए। लेवी ने यह कहा कि यह सवाल पूछना ही नहीं पड़ता अगर 75 साल से लाखों फिलिस्तीनियों को एक तंग जगह में दुनिया की सबसे क्रूर कैद में हर रोज न कुचला जाता। आखिर ऐसी हालत किसने पैदा की कि इजराइल को हर एक फिलिस्तीनी में हमास नजर आ। जाने माने चिंतक अपूर्वानंद इस इंटरव्यू पर लिखते हैं कि डेनियल लेवी सावधान कर रहे हैं कि गजा को जमींदोज करने के बाद भी इजराइल को आज से अधिक सुरक्षा कभी नहीं मिलेगी। इजराइल के लोगों की सुरक्षा की गारंटी सिर्फ और सिर्फ आजाद फिलिस्तीन में है। आप जब किसी को दबा कर रखते हैं तो उसकी सर उठाने की इच्छा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। फिर आप हमेशा चौकन्ना रहते हैं। आपकी बड़ी ऊर्जा इसी में खर्च होती है। बेहतर यह है कि आप उसकी पीठ से उतर जाएं और उसे सीधा चलने दें, फिर आप भी उसकी बगल में चैन से चल सकेंगे। यह इतना ही सरल है। इजराइल को अगर चैन चाहिए तो उसे फिलिस्तीनियों को आज़ादी दे देनी होगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।